अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा प्रोबेबिलिटी थ्योरी का लेक्चर नंबर 6 है। इसके अंदर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को स्टडी करेंगे और मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये टॉपिक्स जो हैं आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। If two events A and B are defined on a sample space S, and if probability of B is not equal to 0, then the conditional probability of an event A given that B has occurred is written as probability of event A given the event B। ये इसको रीड आउट करने का तरीकेकार है। मतलब जो पहले लिखा हुआ है फैक्टर वो उसकी अपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और साथ में आपको कंडीशन दी हुई है कि ए से पहले जो इवेंट बी है वो अकर हो चुका है। This probability is defined as probability of event A given that of event B is equal to probability of A intersection B divided by probability of B। जी, इसका मतलब ये है कि आपको कोई इवेंट दिया हुआ है और उस इवेंट के अकर होने की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी दी हुई होगी कि एक और इवेंट जिसके बारे में कुछ बताया हुआ होगा कि वो फलां इवेंट जो है वो इससे पहले अक्कर हो चुका है। ठीक है, तो वो जो इवेंट बी की अकरेंस है वो इवेंट ए की अकरेंस पर इफेक्ट डालेगी। यहां पर ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। इन अदर वर्ड्स ए एंड बी जो है ये दोनों इवेंट्स ये डिपेंडेंट इवेंट है। डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट इवेंट्स को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं। तो ए और बी जो है ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और बी की जो अकरेंस है वो इफेक्ट डालेगी ए के अकर होने पर। जी, डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए जो लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, फर्ज कर लेते हैं कि ए और बी जो है ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी दैट ए एंड बी विल अकर इज, तो ए एंड बी आ जाए तो एंड को हम इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए into probability of B given that A has already occurred। मतलब A जो अक्कर हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे B की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ। अगर आपके पास 3 आ जाते हैं, 3 इवेंट्स आ जाते हैं कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है A एंड B एंड C, तो वो इक्वल होगी। पहले आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करेंगे, फिर आप बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कि ए जो है ये ऑलरेडी अक्कर हो चुका है। अब यहाँ पर ए और बी दोनों अक्कर हो गए, तो तीसरी जो प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे वो सी की फाइंड करेंगे, और साथ में क्या कहेंगे कि ए और बी जो है ये ऑलरेडी अक्कर हो चुके हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए एंड बी, और इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को आप आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहां पर यह बात काबिल गौर है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने की वजह से अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालते ए इंटरसेक्शन बी की, ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होती है that is equal to product of probability of A and B। मतलब यहाँ पर A की जो प्रोबेबिलिटी है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B के साथ। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए था जो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। इसी तरह ये जो थर्ड आपके पास 3 इवेंट्स के लिए जो रिजल्ट है, इसको भी अगर ये तीनों इंडिपेंडेंट है, ए बी और सी इंडिपेंडेंट है,
तो फिर आप इनकी प्रोबेबिलिटी इस तरीके से नहीं फाइंड करेंगे, बल्कि तीनों की प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी, ये यहाँ पर बी आएगा, ये जो प्रीवियस मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आता है। तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए था, लेकिन अभी हम डिपेंडेंट इवेंट्स की जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है उसको स्टडी कर रहे हैं। एक एग्जांपल है कि लेट अ पेयर ऑफ फेयर डाइस बी टॉस्ड। आपके पास डाइस हैं टू, उनको आप टॉस करते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द डाइस इज टू इफ द सम इज 6। देखिए यहां पर आपने करना क्या है कि प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है वन ऑफ द डाइस इज टू, एक डाई के ऊपर टू अपीयर हो, लेकिन साथ में हमें गिवन ये है कि सम इज 6। अब यहाँ पर टू इवेंट्स दिए हुए हैं कि जब ये दो आए, एक डाई के ऊपर दो आए, तो उस वक्त दोनों का जो सम है वो आपके पास 6 होना चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा साथ में कंडीशन दी हुई है। एक तो इतना सवाल होता ना कि जस्ट आपको ये कहा जाता कि प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करें जब किसी एक डाइस के ऊपर भी टू आ जाए, तो वो तो सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन साथ में एक एक्स्ट्रा आपको कंडीशन बता दी हुई है कि दोनों का सम जो है ना वो 6 होना चाहिए। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट ए बी द इवेंट दैट टू अपीयर ऑन एट लीस्ट वन डाई। तो उस सूरत में ये जो इवेंट है इसकी आउटकम्स आ जाएंगी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 1 2। मतलब वो सारी आउटकम्स जब हम टू डाइस को टॉस करते हैं उस सूरत में टोटल आउटकम्स होती हैं 36। उनमें से ये वो वाली सारी आ जाएंगी जिनमें किसी पहली के ऊपर टू आ जाए या दूसरी के ऊपर टू आ जाए, वो सारी आउटकम्स आपने ले लेनी है। तो ये टोटल आई थिंक 11 बन जाती है। अच्छा, बी जो इवेंट है जिसमें कंडीशन ये थी कि बी इवेंट में कंडीशन ये थी कि सम ऑफ डॉट्स जो है वो 6 हो। अब इस इवेंट में भी आपने वो वाली आउटकम्स लेनी है जिनमें डॉट्स का जो सम है वो 6 आ जाता हो। तो ये वो वाली आउटकम्स आएंगी 1 और 5, 2 और 4, 3 और 3, 4 और 2, 5 और 1। इन तमाम आउटकम्स में दोनों का जो सम है वो आपके पास 6 आ जाता है। दोनों की इंटरसेक्शन लें तो 2 और 4 और 4 और 2, ये दोनों कॉमन है दोनों में। जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज करेंगे। तो ऊपर अब आप देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये इंटरसेक्शन में टू एलिमेंट्स हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 होते हैं। इसी तरह बी की जो प्रोबेबिलिटी है, तो बी में ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ये टोटल आपके पास 5 है, तो ये बन जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 36। तो ये 36 कैंसल आउट करने के बाद रिजल्ट आपके पास आ गया। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई 2 डिवाइडेड बाय 5। जी नेक्स्ट आपके पास इसी तरह की एक और एग्जांपल है। अ क्लास हैज 12 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। एक क्लास में 12 लड़के हैं और 4 लड़की हैं। इफ 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे ऑल आर बॉयज। अब यहाँ पर आपने करना ये है कि स्टूडेंट्स 3 स्टूडेंट आपने सिलेक्ट करने हैं, और सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये है कि वो सारे के सारे बॉयज होने चाहिए। इसका मतलब है पहला स्टूडेंट सिलेक्ट करें तो वो बॉय हो, दूसरा सिलेक्ट करें तो वो भी बॉय हो, तीसरा सिलेक्ट करें तो वो भी बॉयज हो, बॉयज में से हो। अब यहाँ पर देखें कि ये भी डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है। क्यों ऐसा क्यों है देखें। टोटल आपके पास 12 बॉयज है और 4 गर्ल्स हैं, तो टोटल हो गए 16। जब आप रैंडमली उनमें से एक सिलेक्ट करेंगे और वो बॉय हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी। टोटल बॉयज 12 हैं, तो सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स है वो 12 हुए। और सॉरी, इवेंट के जो आपका इवेंट है वो बॉयज में बॉयज हो ना,
तो वो 12 है, और टोटल सैंपल स्पेस में 16 एलिमेंट्स है, तो वो बन जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट स्टूडेंट दैट मस्ट बी अ बॉय इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 16। ये 12 आ गया नंबर ऑफ बॉयज है, और 16 जो टोटल स्टूडेंट्स की तादाद आ गई आपके पास। इसी तरह प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड स्टूडेंट इज आल्सो बॉय। अब देखें, जब आप पहला स्टूडेंट सिलेक्ट कर चुके हैं, तो इसका मतलब है अगर वो बॉय था तो आपके पास टोटल बॉयज की तादाद 11 रह जाएगी, और जो टोटल स्टूडेंट थे वो 16 के बजाय 15 हो जाएंगे। मतलब एक स्टूडेंट तो आपने सिलेक्ट कर लिया ना, उसको सेपरेट कर दे, अब बाकी आपके पास जो टोटल तादाद है वो 15 रह जाएगी, उसमें 11 बॉयज हैं, क्योंकि एक बॉय के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो इसीलिए ये 11 डिवाइडेड बाय 15 बन जाएगा। तो अब यहाँ पर ये भी याद रखें, यहाँ पर अब टोटल जो सैंपल स्पेस है ना वो चेंज हो रही है, तो ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की इलामत है कि सैंपल स्पेस जो होगी डिपेंडेंट वेरिएबल्स में वो चेंज हो जाएगी। तो टोटल पहले 16 थे, अब 15 हो गए। इसी तरह थर्ड स्टूडेंट को जब सिलेक्ट करेंगे, तो जब वो सेकंड में बॉय अगर सिलेक्ट हो जाएगा, तो टोटल बॉयज 10 रह जाएंगे और टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 14 रह जाएंगे। तो अब आप अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन रूल, अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्यों है? फर्स्ट बॉय एंड सेकंड बॉय एंड थर्ड बॉय। अब यहाँ पर और का वर्ड तो नहीं यूज हो रहा ना, तो और अगर यूज होता कि पहला बॉय हो या दूसरा बॉय हो या तीसरा हो, तो फिर हम एडिशन करते होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप यूं कहेंगे कि फर्स्ट बी बॉय हो एंड सेकंड बी बॉय हो और थर्ड बी, तो वो जो एंड है, एंड की जगह मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हैं। तो ये तीनों प्रोबेबिलिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 3 बॉयज के सिलेक्ट होने की टोटल प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 11 डिवाइडेड बाय 28 आ जाते हैं। इसी तरह की एक एग्जांपल है कि इफ 5 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 कार्ड्स। आपने टोटल जो कार्ड्स निकालने हैं वो आपके पास है 5, और जो डेक में टोटल कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल स्पेड्स? तो ये मैंने आपको स्टार्ट वाले लेक्चर्स में इनकी कैटेगरीज बताई थी कि इनमें स्पेड्स होता है, डायमंड होता है, हर्ट होता है। तो अब यहाँ पर उसने स्पेड्स की बात की है, तो ये टोटल हर कैटेगरी के 13 कार्ड्स होते हैं। तो आपने 5 ड्रा करने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेड्स जो होते हैं ये 13 होते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल स्पेड्स इज गिवन एज, फर्स्ट ड्रा करेंगे तो अगर वो स्पेड हुआ तो 13 स्पेड टोटल हैं, और 52 जो है वो टोटल कार्ड्स है। तो 13 डिवाइडेड बाय 52, एक सिलेक्ट हो जाएगा तो टोटल स्पेड्स बाकी बचेंगे 12 और टोटल कार्ड्स बचेंगे 51। मतलब एक स्पेड कम करते जाएं और एक टोटल में से कम करते जाएं, और उन पांचों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। तो ये आपके पास जो 5 स्पेड्स है उनकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है, एन यूआरएन कंटेन्स 7 रेड एंड 3 वाइट मार्बल्स। तो 7 आपके पास रेड मार्बल है और 3 वाइट है, टोटल 10 हो गए। 3 marbles are drawn from the URN one after the other. Find the probability that the first two are red and the third is white. तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि पहले जो दो आप सिलेक्ट करेंगे वो दोनों रेड हो और तीसरा जो है वो व्हाइट हो। तो अब ये भी डिपेंडेंट इवेंट्स की मिसाल हो गई। तो इसमें देखें कि जब हम फर्स्ट ड्रा करेंगे और वो रेड होना चाहिए, टोटल रेड 7 है और टोटल मार्बल्स 10 है,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 7/10। दूसरा जब ड्रा करेंगे और अगर वो रेड होना चाहिए तो रेड रह जाएंगे पीछे 6 और टोटल हो जाएंगे 9, तो 6/9। लेकिन जब हम थर्ड मार्बल ड्रा करेंगे तो उसको अगर व्हाइट होना चाहिए तो व्हाइट की तादाद तो 3 है और बाकी रह कितने जाएंगे, 8 रह जाएंगे, क्योंकि 2 हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 10 है, इसलिए प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट मार्बल इज 7/10। सेकंड मार्बल भी अगर रेड है तो 6/9, और थर्ड मार्बल अगर व्हाइट है तो 3/8। नीचे एक एक सिलेक्ट होकर नीचे जो टोटल सैंपल स्पेस है उसके एलिमेंट्स कम होते गए। ऊपर फिर हमने उस हिसाब से कि जो वाली सिलेक्ट हो रहा है उसको देखते हुए हमने उनकी तादाद ऊपर लिख दी। तो ये आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई 7/40। इसी तरह की एक और एग्जांपल है कि 4 कार्ड्स आर टू बी डील्ड सक्सेसिवली। आप 2 कार्ड्स जो है ना उनको निकालते हैं एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपने जब पहला कार्ड निकाल लेना है उसको दोबारा डेक में नहीं डालना, उसको आपने बाहर रखना है, फिर उसके बाद दूसरा कार्ड निकालना है। अब ये जो विदाउट रिप्लेसमेंट होता है ना, ये डिपेंडेंट की एग्जांपल है, और अगर विद रिप्लेसमेंट आ जाए तो वो इंडिपेंडेंट की मिसाल है। ऐसा क्यों है, देखें, जब आप एक कार्ड निकाल लेंगे और उसको बाहर रखेंगे, वापिस नहीं डालेंगे दूसरा कार्ड निकालने से पहले, तो फिर दूसरा कार्ड निकालते वक्त डेक के अंदर टोटल 51 कार्ड्स होंगे, और अगर आप उसको रिप्लेस कर देते हैं फिर तो 52 ही होंगे। तो टोटल सैंपल स्पेस पर तो कोई असर नहीं पड़ा, जबकि डिपेंडेंट में टोटल जो सैंपल स्पेस होती है उसमें एलिमेंट्स की तादाद तो कम हो जाती है। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब डिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है। सवाल यह है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग अ स्पेड, अ हर्ट एंड अ डायमंड एंड अ क्लब। तो चारों टाइप्स के उसने बोल दिया कि वो जो आपने कार्ड निकालने हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो स्पेड हो, हर्ट हो, डायमंड हो और क्लब हो। तो इनकी जो आपके पास है, सॉरी यहाँ पर ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मिस्टेक है, यहाँ पर ये 2 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ये जो 2 था वो ये वाला राइट करना था, मिस्टेकनली ये 2 लिखा गया, क्योंकि स्टार्ट में उसने 4 कार्ड्स कहे हैं ना, 4 कार्ड्स आर टू बी डील्ड सक्सेसिवली। तो जब मैं अब इसमें देखें कि स्पेड्स भी 13 होते हैं, हर्ट भी 13 होते हैं, डायमंड भी 13 होते हैं, क्लब भी 13 होते हैं। तो जब स्पेड की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, टोटल स्पेड 13 है और टोटल कार्ड्स की तादाद 52 है डेक में। इसी तरह हर्ट की जब हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो हर्ट के टोटल एलिमेंट्स 3 होते हैं, लेकिन एक हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसीलिए टोटल जो डेक के अंदर कार्ड पड़े हुए हैं वो 51 है। तो इसी तरह ये नेक्स्ट में 50 हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट में 49 हो जाएंगे। इनको आप मल्टीप्लाई कर लें तो वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। जी नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है, लेट ए एंड बी बी इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3/4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवेंट बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। अब यहाँ पर भी मिस्टेकनली ये पी लिखा जा चुका है, लेकिन ये पी नहीं है, ये बी है। इधर ये बी आता है, बी बी है और आगे ए है। जी अब यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एडिशन वाला फार्मूला, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
अब यहाँ पर ऐसा है कि ये जो टर्म है ये इस तरफ आकर प्लस हो जाएगी, और ये जो यूनियन वाली है इसको आप दूसरी तरफ ले जाकर माइनस कर दें। तो यहां से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइंड कर ले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये गिवन है 3/8, ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है ये 5/8 हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और यूनियन की प्रोबेबिलिटी 3/4 हमें गिवन है। इनका आप एलसीएम लेकर इनको सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2/8 आ जाएगा रिजल्ट। लेकिन हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज डिफाइंड एज, ऊपर ये आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है इंटरसेक्शन की वो पुट कर दें, और इसी तरह नीचे बी की प्रोबेबिलिटी पुट कर दें, इनको सिंप्लीफाई करेंगे 2/4 आ जाएगा। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए को फाइंड करेंगे, तो इस सूरत में इंटरसेक्शन ऊपर आएगी लेकिन नीचे जो है वो गिवन ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करके तो रिजल्ट हमारे पास 2/3 आएगा। जी नेक्स्ट एक एग्जांपल है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। मतलब ए जो है वो सबसेट है बी का, और आपने बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर ए आपको ऑलरेडी गिवन इवन तो ऑप्शंस हमें दी हुई हैं कि ये बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 0 या 1। तब यहाँ पर देखें इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो अगर बी का सबसेट है तो जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो तो छोटे वाला सेट आएगा जो स्मॉलर सेट है, तो इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के बराबर आ जाएगा। तो अब अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए फाइंड करते हैं तो ये जो ऊपर है ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम इक्वल टू ए राइट करेंगे, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, तो रिजल्ट आपके पास 1 आएगा। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है कि इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है डिसजॉइंट सेट्स जिनका इंटरसेक्शन जो होता है वो एम्प्टी होता है। तो उस सूरत में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये किसके बराबर होगी? इसमें भी वही ऑप्शंस हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 0 एंड 1। तब यहाँ पर देखें कि ए एंड बी जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा। तो अब वही फार्मूला अप्लाई करें, ए इंटरसेक्शन बी जो है ये चूंकि खाली सेट था, और खाली सेट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 आती है, इम्पॉसिबल इवेंट है, ये 0 प्रोबेबिलिटीज की आएगी, तो ये रिजल्ट आपके पास 0 आ जाएगा। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बात अब याद रखें कि अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो उस सूरत में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए जो है ये किसके बराबर होगी? वही ऑप्शंस हैं। तो अब हमें ये पता है कि अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो ये जो इंटरसेक्शन है ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो ये वैल्यू फार्मूले में पुट कर दें, और इसमें ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है इनको कैंसल आउट करें, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जी इसी तरह का एक सवाल है कि इफ एस इज सैंपल स्पेस एंड बी इज एनी इवेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन बी। अब यहाँ पर वही रिजल्ट यूज करेंगे क्योंकि एस जो है ये टोटल सैंपल स्पेस और बी उसका सबसेट है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन जो होगी वो स्मॉलर सेट आएगा, और स्मॉलर सेट जो है वो बी है, तो इस सूरत में भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 आ जाएगी।
Similarly, if A and B are mutually exclusive events, then probability of A union B given C, कि A अकर हो या B अकर हो, लेकिन इन दोनों से पहले C जो है वो आपका गिवन इवेंट होना चाहिए। तो ये ऑप्शंस इसकी दी हुई हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। अगर A और B जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब डिसजॉइंट है, तो इनका अगर आप C के साथ इंटरसेक्शन लेंगे ना, तो ये दोनों सेट्स जो बनेंगे ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, मतलब ये डिसजॉइंट हो गए। ये सेट थ्योरी का एक रिजल्ट मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है कि अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं तो किसी तीसरे सेट के साथ इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो भी डिसजॉइंट सेट्स बना देता है। तो अब यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करें, तो इसको लिखें जी ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये दोनों चूंकि डिसजॉइंट हैं, इसीलिए डिसजॉइंट वाला वो एडिशन वाला जो रूल था डिसजॉइंट के लिए वो यूज करें। तो ये जो यूनियन है दरमियान में ये एडिशन में बदल जाएगा। तो ये जो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी है ये दोनों की सेपरेट कर दें। अब ऊपर ए इंटरसेक्शन सी और नीचे सी है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी बन जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पर सी है, नीचे भी सी है और स्टार्ट में बी दिया हुआ है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी बन जाएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन सी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक हमारा आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो गया है। तो इसमें हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इसकी काफी सारी एग्जांपल्स देखी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे रैंडम वेरिएबल्स के ऊपर। तो इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।